देखिए, मैंने जो सफ़र की उसमें सब मिक्स टाइप ऑफ एक्सपीरियंस हुए, अच्छे भी हुए, खराब भी हुए। अगर एक्सपीरियंस में मैं कह सकता हूँ कि लोगों की तरफ से मुझे अच्छा मान पान मिला है, अपने जो इंडियन है, अपने मुस्लिम है, जो इंडिया के बाहर है, और हमारे जो दावती बोरा कम्युनिटी के लोग हैं, सब ने मुझे अच्छा सपोर्ट दिया है। और कुछ खराब एक्सपीरियंस भी हुए, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने गन पॉइंट पे मैं लुटाया हूँ, नाइफ पॉइंट पे लुटाया हूँ, मेरे ऊपर लायन का अटैक भी हुआ है अफ्रीका में। 3 बार जेल में गया हूँ, लोगों ने पत्थर भी मारे। और मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे किसी ने किस भी की और मुंह पे थूके भी है, ऐसे एक्सपीरियंस भी मेरे साथ हुए। यानी ओवरऑल मिक्स एक्सपीरियंस हुए हर जगह। और उस वक्त मैंने ऐसा कुछ जिस लोगों से मैंने बात की कि मुझे ऐसा करना है, साइकिल से पूरी दुनिया घूमनी है, और मुझे आप लोगों से गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए। मैं एक शांति का संदेश देना चाहता हूँ, लेकिन जो भी मेरी बात सुने वो सीखे हंस के निकाल देते थे कि ये तू पागल हो गया है, जेब में पैसे नहीं है, और दुनिया घूमने की बात कर रहा है, ना इंग्लिश का एबीसीडी आ रहा है, ना कोई नॉलेज है ना, और तू कैसे जाएगा। और सब लोग मुझे ये कह रहे थे कि तू शेख चल्ली की औलाद है, पागल है, ये तो नहीं कर पाएगा तू। पागल के नाम से मुझे उस वक्त फेमस कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने जो पागल किया, वो धुन मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि अब इन लोगों ने जो मुझे पागल बनाया है, अब मैं इनको रॉन्ग प्रूव करके दिखाऊंगा। और बस अल्लाह का नाम लिया और निकल पड़ा। इंडिया आने के बाद मैंने ऐसी स्ट्रगल की है, शुरुआत के कुछ साल मैंने निकाले हैं। आने के बाद मैंने 1 साल के बाद मैंने मैरिज की है। जिस वक्त में निकला था वर्ल्ड टूर में, उस वक्त मैंने यहाँ एंगेजमेंट करके निकला था। ये भी मेरा एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लॉन्गेस्ट एंगेजमेंट इन द वर्ल्ड। मेरे पास ऐसा कोई काम काज नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं था कि मैं ऐसा कोई बिजनेस करूं। सुबह में उठ के चाय की पत्ती, सूखी चाय की पत्ती चाय की कितलियों पे बेचता था। साबुन है, पाउडर है, शैम्पू है, घर घर जाके बेचता था। अत्तर बेचता था, यानी बहुत तकलीफ में दिन निकाले। एक दिन वो हेलो एवरीवन, माय नेम इज उवेश वोहरा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर ताहिर भाई मद्रास वाला। उन्होंने पूरी दुनिया का सफर साइकिल पे किया है और उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। 1.25 लाख किलोमीटर का उन्होंने ट्रैवलिंग किया है बाय बाइसिकल। उन्होंने 17 साल अपनी जिंदगी के इस सफर के अंदर बिताए हैं। 32 कंट्रीज एंड 5 कॉन्टिनेंट्स का उन्होंने ट्रैवल किया है। उन्होंने इस जर्नी के दरमियान क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया है, क्या क्या अप्स एंड डाउन उनकी लाइफ में आए हैं, किस तरीके से उन्होंने सफर को शुरू किया। उन्होंने अहमदाबाद से सफर को शुरू किया और उन्होंने कहाँ जाकर इस पूरी की पूरी जर्नी को एंड किया है, वो सब हम बातें उनसे डिटेल्स में उनसे बातें करेंगे। और उनका जो मेन पर्पस था इस ट्रैवलिंग का, वो था उनका कि पूरी दुनिया में किस तरीके से पीस आम हो जाए, किस तरीके से शांति फैल जावे। ये एक बहुत ही बड़ी सक्सेस है उनके लिए, एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है। हाँ, तो हम उनसे बातें शुरू करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स, उन्होंने किस तरीके से सफर को शुरू किया। वो सारी बातें हम उनसे डिटेल्स में बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जिस तरीके से आपने पूरी दुनिया का सफर किया है साइकिल पर, जी हाँ। बहुत सारे आपके एक्सपीरियंस होंगे, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे होंगे, बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंस भी रहे होंगे। जी तो हाँ। आपकी ये टोटल जर्नी है वो आपका खुद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप बता सकते हैं? देखिए, मैंने जो सफ़र की उसमें सब मिक्स टाइप ऑफ एक्सपीरियंस हुए, अच्छे भी हुए, खराब भी हुए। अगर एक्सपीरियंस में मैं कह सकता हूँ कि लोगों की तरफ से मुझे अच्छा मान पान मिला है, अपने जो इंडियन है, अपने मुस्लिम है, जो इंडिया के बाहर है, और हमारे जो दावती बोरा कम्युनिटी के लोग हैं, सब ने मुझे अच्छा सपोर्ट दिया है। और कुछ खराब एक्सपीरियंस भी हुए, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने गन पॉइंट पे मैं लुटाया हूँ, नाइफ पॉइंट पे लुटाया हूँ, मेरे पे लायन का अटैक भी हुआ है अफ्रीका में। 3 बार जेल में गया हूँ, लोगों ने पत्थर भी मारे। और मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे किसी ने किस भी की और मुंह पे थूके भी है, ऐसे एक्सपीरियंस भी मेरे साथ हुए। यानी ओवरऑल मिक्स एक्सपीरियंस हुए हर जगह। राइट। ऐसा जिस आपने ये सफर शुरू किया, उससे हम्म। पहले का आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? फैमिली बैकग्राउंड में जिस वक्त मैं यहाँ से निकला, मेरे मदर फादर थे, और हम 4 भाई बहन है, 4 भाई है मेरे, और 3 बहनें हैं। हम लोग यहाँ पे, और मेरे बड़ा भाई उस वक्त जॉब में था,
और बाकी सब स्टडी कर रहे थे। और फिर मेरी बैकग्राउंड यानी कि जिस वक्त मैं निकला इतना अच्छा नहीं था, हालांकि मेरे पास भी जिस वक्त मैंने ये टूर स्टार्ट की इतना पैसा नहीं था। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस वक्त निकला सिर्फ 5 रुपये मेरी जेब में थे जिस वक्त मैंने ये सफर शुरू किया था। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अल्लाह पे भरोसा था और कामयाब होके आया। तो सर, ये पूरा सफर शुरू करने का आपका जो मेन मकसद था वो क्या था? हम्म। आपने किस तरीके से ये इरादा किया कि नहीं, मुझे साइकिल पर पूरी दुनिया का सफर करना है? इसका मेन मकसद ये था कि मैं अहमदाबाद में मेरा जन्म हुआ है, और जिस वक्त मैं मेरी उम्र तकरीबन 5-6 साल की थी, मैं बाल मंदिर में पढ़ता था। और सबसे पहले मैंने एक दंगा देखा था 1969 में, हिंदू मुस्लिम। ओके। और उस वक्त जो मेरे जो अनुभव हुए थे कि हम लोग जो हमारे जमालपुर में उस वक्त सब मिक्स ही रहते थे, हिंदू मुस्लिम सब। और अचानक ये दंगे हुए, हम लोग शाम को साथ में खेलते थे, तो हमारे घर वाले ने कहा कि भाई वहाँ हिंदू के एरिया में मत जाना, मारेंगे। उनके घर वाले कहते थे कि मुस्लिम के एरिया में मत जाना, वो लोग मारेंगे। यानी हम लोगों को एक दूसरे से मिलने नहीं देते मिलने थे। नहीं देते थे। तो उस वक्त ये दिमाग में एक सवाल खड़ा हो गया था कि क्यों हम लोग डेली साथ में रहते, घूमते पढ़ते खेलते, और अचानक क्यों नहीं एक दूसरे के साथ खेलने देते। घर वालों से भी पूछा तो घर वाले बोले अभी तू छोटा है, तुझे ये पता नहीं चलेगा, ये सब समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे दिमाग में एक धुन सवार हो गई थी कि एक दिन कभी ना कभी मैं पीस के लिए, शांति के लिए कुछ करूंगा। और जिस वक्त मैं अहमदाबाद में था उसके बाद में, हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ एक फुटबॉल की तरह निकली है। कभी अहमदाबाद में, कभी बड़ौदा में, कभी सिद्धपुर में, कभी दिनोज में, कभी बॉम्बे में, यानी हर जगह। फिर और यहाँ पे सरखेज में भी मैं रहता था। उसके बाद फाइनली मैं मद्रास में गया, और मद्रास में जिस वक्त मैं गया वहाँ भी मेरी कंडीशन सही नहीं थी। और उस वक्त मैंने कुछ लोगों से मैंने बात की कि मुझे ऐसा करना है, साइकिल से पूरी दुनिया घूमनी है, और मुझे आप लोगों से गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए। मैं एक शांति का संदेश देना चाहता हूँ। लेकिन जो भी मेरी बात सुने वो सीखे हंस के निकाल देते थे कि ये तू पागल हो गया है, जेब में पैसे नहीं है, और दुनिया घूमने की बात कर रहा है, ना इंग्लिश का एबीसीडी आ रहा है, ना कोई नॉलेज है ना, और तू कैसे जाएगा। और सब लोग मुझे ये कह रहे थे कि तू शेख चल्ली की औलाद है, पागल है, ये तो नहीं कर पाएगा तू। पागल के नाम से मुझे उस वक्त फेमस कर दिया था। लेकिन उन लोगों ने जो पागल किया, वो धुन मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि अब इन लोगों ने जो मुझे पागल बनाया है, अब मैं इनको रॉन्ग प्रूव करके दिखाऊंगा। और बस अल्लाह का नाम लिया और निकल पड़ा। राइट सर, आप कुछ ऐसा करने का सोचते हो जो किसी ने नहीं किया तो फिर लोग आपको पागल ही समझते हैं। यही है, कोई भी अगर, ये दुनिया का उसूल है कि कोई भी चीज आप शुरू में करो ने, लोग आपको बिलीव नहीं करेंगे। कोई भी काम करो, कुछ भी करो, लोग आपको और ये तो हम पूरे समाज में, दुनिया में मैंने देखा है कि एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश ही करते हैं लोग। राइट सर, तो जिस तरीके से आपने सफर शुरू किया, तो सबसे पहले आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ? मैंने मद्रास से शुरू किया था। मद्रास से शुरू किया। मद्रास से मैं निकला था 9 अक्टूबर 1981 में। ओके। और उस वक्त सर आपकी एज क्या थी? उस वक्त मेरी उम्र थी, 18 साल की उम्र थी। 18 साल। और जिस वक्त मैं निकला था, मेरे साथ हमारे समाज के 2 और लड़के थे। हम लोग 3 जन निकले थे, और शुरू में हम लोग साथ में पूरा इंडिया घूमे। 3 में से एक था वो 4 महीने में रिटर्न हो गया, दूसरा था वो 11 महीने बाद रिटर्न हो गया। फिर मैंने अकेले ने पूरी इंडिया का दौरा कंप्लीट किया, और इंडिया कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इंडिया के बाहर निकला। राइट सर, आप जब इंडिया में हर जगह कहीं कहीं जाते थे तो लोगों को पता चलता था कि आप साइकिल पे पूरी हाँ। दुनिया का सफर करने के लिए निकले हैं, तो लोगों का क्या एक्सपीरियंस था? लोगों किस तरीके से आपके साथ बिहेव करते थे? बिहेव यानी उस वक्त जो माहौल था ने बहुत अच्छा था। यानी मैं, मेरी साइकिल पे आगे बोर्ड लगा हुआ था, वर्ल्ड टूर ऑन बाइसिकल फॉर पीस। ओके। और जहाँ भी मैं, जैसे रास्ते में भी हूँ, कहीं भी कोई ढाबे पे खाना खाने के लिए खड़ा हो गया, वहाँ पे मैं देखता था, वहाँ सब जो ट्रक वाले ये वो सब आते, वो लोग देखते थे, अरे भाई आप ये दुनिया घूमने निकले हो, साथ में खाना खिलाते थे। कुछ ना कुछ 10-20 रुपये वो लोग देते थे। और जहाँ भी जाओ, धर्मशाला में, हमारे मुसाफिर खाने में, हॉस्टल में, होटल में, कहीं भी रुक जाता था। कोई जगह भी अगर जगह ना मिले
आखिर में पुलिस स्टेशन में रहता था। अच्छा। यानी और हमारे जो हिंदू भाई मुस्लिम सब लोगों की तरह से उस वक्त मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ऐसे तो इंडिया में तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन अब इंडिया के बाहर आपने जाने का इरादा किया, हम्म। तो उस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी? प्रॉब्लम में फेस ये आया था शुरुआत में कि मेरे जेब में पैसे नहीं थे। जिस वक्त मैंने सोचा कि अभी इंडिया के बाहर भी निकलना है, और दूसरा वर्ल्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं था मेरे पास, जी। ना मुझे इंग्लिश का ABCD आता था। लेकिन बस जो मैंने पहले बताया कि एक धुन थी कि ये करना है, ठोकर खाता गया, हर चीज सीखता गया, लोगों का साथ सहकार मिलता गया और आगे बढ़ता गया तो और कामयाब होकर वापिस आया। ओके, तो कौन सी कंट्री में सबसे पहले गए इंडिया के बाद से? इंडिया से मैं निकला था, हालांकि जाना था मुझे वाया पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगान ईरान इराक होते हुए, लेकिन पाकिस्तान ने वीजा नहीं दिया। बहुत कोशिश की, पाकिस्तान का वीजा नहीं मिला। फिर मैंने बॉम्बे से नैरोबी प्लान बनाया कि पहले अफ्रीका जाऊं, तो बॉम्बे से नैरोबी फ्लाई किया और नैरोबी से मैंने टूर स्टार्ट की केनिया से। केनिया से टूर स्टार्ट किया जी। आपने? ओके सर। तो आपको वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा सर आपका? यानी कि आपको इंडिया में तो आपको बहुत सारे लोग जानते थे कि आप वर्ल्ड टूर के लिए निकले हो, पीस के लिए निकले हो, लेकिन वहां पर शायद आपको कोई नहीं हम्म। पहचानता होगा। तो उस जगह पर आपका क्या एक्सपीरियंस था? जैसे हम लोग जब इंडिया के बाहर निकले उस वक्त मेरे साथ उस वक्त भी दो लड़के जुड़े थे, ये मैं शायद बताना भूल गया। एक था दोनों एक जैन था और एक राठौड़ था। इंडिया हम के बाहर जाने इंडिया के बाहर जाने के टाइम हम लोग 3 मिल के निकले, तो 3 मिल के निकलने का रीजन ये था कि जो हमारा मकसद था पीस का, पीस का। तो हम लोग ये दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भाई हम हिंदू मुस्लिम एक साथ रहना चाहते हैं, और हम लोग रह रहे हैं, लेकिन हमको कुछ लोग नहीं रहने देते, ओके। आपस में हम लोगों को अलग कर रहे हैं। तो हम एक रियल एग्जाम्पल देना चाहते थे कि भाई हम चाहे तो हम साथ में रह सकते हैं। तो इसलिए हम 3 मिल के निकले थे। और जैसे हम लोग कीमिया पहुंचे, कीमिया के अंदर हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और वहाँ पे जो हमारे समाज के भी लोग थे उन लोगों ने मुझे जो जो चीज मेरे पास नहीं थी, हालांकि मेरे पास कैमरा नहीं था रास्ते में फोटो लेने के लिए, वहाँ से कैमरा दिया, टेंट दिया, कुछ पैसे अच्छे दिए। और वहाँ से फिर हम लोगों ने मैं और जैन था, हम लोगों ने आगे साइकिल सफर शुरू की। जो मैंने भी बताया कि हम 3 निकले थे, 3 में से एक जो था जिससे हम लोग ये अहमदाबाद से वर्ल्ड टूर के लिए निकले थे, जी। जमालपुर से हम लोग नारोल पहुंचे, और जो तीसरा था घर वेगी हो गया था। नारोल में ही पहुंचे नारोल आप? से 2 घंटे में ही रिटर्न हो गया था। हाँ। दूसरा था जो जैन, वो 2 साल तक साथ में रहा, फिर मैंने अकेले ने कंप्लीट किया। राइट सर, बहुत सारे ऐसे बैड एक्सपीरियंस भी आपके साथ हुए होंगे। क्या आपको उस वक्त लगा होगा कि नहीं, यहाँ से सफर मुझ खत्म कर देना है, आज इससे आगे नहीं जाना, तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? बेड एक्सपीरियंस में मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत हुए हैं मेरे साथ। हालांकि एक जो था जिस वक्त मैं इथोपिया में था, इथोपिया में हालांकि बहुत डेंजर था उस वक्त वहाँ सफर करना हाईवे जंगलों में से। तो एडिस अबाबा में कुछ अपने इंडियन थे, हिंदू मुस्लिम हमारे समाज के थे, उन लोगों ने भी बताया कि भाई यहाँ सफर करना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे लूट फाट ये ज्यादा होती है और मार भी देते हैं। तो उन लोगों ने वहाँ जो इथोपियन गवर्नमेंट थी उनको इन्फॉर्म किया। तो इथोपियन पीस सॉलिडरिटी एंड फ्रेंडशिप कमेटी का चेयरमैन था डॉक्टर योहानिस, उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमको दोनों को 2 मिलिट्री बॉडीगार्ड दिए थे। और जिस वक्त हम वहां से निकले, तीसरा दिन था, हाईवे पे थे हम लोग, पहाड़ी पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी पहाड़ पे से जा रहे थे, वो थोड़े थक गए थे, हमारे साथ ये बॉडीगार्ड भी थे। अच्छा, दूसरी एक बात कि जो हमारे साथ बॉडीगार्ड दिए थे ना, वो बॉडीगार्ड ऐसे थे कि जहाँ भी हम रुके, कोई भी जगह हम रुके, हमको डरा देते, यहाँ रुकना नहीं, यहाँ भी चोर आएगा, डाकू आएगा, मारेगा, लूट लेगा, जहाँ भी नो 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 स्टॉप, थिef कम, शूट यू, लूट यू, इस तरीके। हालांकि उनको इतना इंग्लिश भी नहीं आता था और हमको भी उस वक्त नहीं आता था, तो हमको डरा के भगाते थे। लेकिन उस वक्त हम तीसरा दिन था, पहाड़ पे खड़े थे, पानी पीने के लिए खड़े थे हम, मैंने और मेरे साथ जो जैन था पानी पिया,
और अचानक दूर से आवाज आई, आमची वोहा, आमची वोहा, आमची वोहा, यानी कि हमको पानी पीना है। वो इथोपियन भाषा में कह रहे थे। तो हम लोगों ने उनको बुलाया, हमने पानी दिया उनको। दो जन थे, दोनों ने पानी पिया। दोनों की यहाँ साइड में गन लगी हुई थी और यहाँ पे खंजर था साइड में। पानी पिया, उन लोगों ने पेट पे हाथ फिराया और अचानक क्या हुआ, एक ने एकदम यहाँ का चाकू रखा और दूसरे ने हमारी जो साइकिल पे बेगे थी ना, बेग धड़ाधड़ डोरी से बंधी हुई काट के लेके भागना शुरू कर दिया। ओके। और हम जो हमारे बॉडी गार्ड थे होते हुए देख के भाग ही गए अच्छा। कि शायद हम फंस जाएंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने बहुत उसका पीछा भी किया और चिल्लाए भी, लेकिन हमारे नसीब अच्छे थे कि कुछ ट्रक वाले आ रहे थे। तो हम लोगों ने हेल्प हेल्प करके चिल्लाए। उन लोगों ने पूछा क्या हुआ, तुमने कहा वो लोग हमारी बैग लेके भाग गए। ट्रक वाले उनके पीछे भागे। हालांकि दो दो बैग थी हमारी, तो बैग हेवी थी, तो इतने स्पीड में भाग रहे थे तो हमारी बैग के जो हैंडल थे ना टूट गए, बैग नीचे गिर गई और वो लोग निकल गए, सामान हमारा बच गया। ओके। और 7वां दिन था इथोपिया में। हम लोग जा रहे थे, मैं और फ्रेंड। उस वक्त भी हम पहाड़ पे खड़े थे, हालांकि अभी पानी नहीं पिया था, पानी की प्यास लगी थी। और अचानक वहां पे 4 शिप्ता ट्राइब्स आए, आके एकदम हमारे सामने खड़े हो गए और फौरन आते ही हमारे यहाँ पे गर्दन पे खंजर रख दिया। जाम्बिया, वो लोग जाम्बिया कहते हैं, रख दिया। हम समझे कि ये लूटपाट करने के लिए आए। हमने हाथ में से घड़ी, कैमरा था और कुछ इथियोपियन भी थे, वहाँ की करेंसी दे दी। उन लोगों ने मना किया, हमको नहीं चाहिए। तो हमने पूछा आपको क्या चाहिए, क्योंकि हम उनकी भाषा इतनी नहीं जानते थे। एक जो 4 में से एक ट्राइब था वो सामने आया, सामने आके यूं यूं करके दिखाने लगा। अब वो क्या कह रहा था मालूम नहीं, हम अंदाजा लगा रहे थे कि ये कह रहा है तुम्हारी गर्दन चाहिए। दोनों जन्म डर गए। उस वक्त भी वो 2 मिलिट्री वाले थे, भाग गए। देख के भाग गए। 2 जन्म फंस गए, दोनों को पकड़ के पहाड़ के नीचे ले गए। 2 घंटे तक रखा था। 2 घंटे के बाद उनका जो ट्राइब्स का लीडर था वो आया। बहुत से लोग वहां पे थे, सब आए, सब जमा हो गए। और ट्राइब के लीडर ने आके हम लोगों को इशारा किया कि इस तरीके से इशारा कर रहा था कि अब हम तुमको मार रहे हैं, जिसको याद करना है करो। राइट। और एक ये भी फितरत है कि इंसान अल्लाह को जल्दी, कभी कभी अल्लाह को जल्दी याद नहीं करता है, लेकिन जब मुसीबत आती है ना उस वक्त अल्लाह के अल्लाह को सिवा याद। उसको कोई नजर भी नहीं राइट। आता है। तो उस वक्त, हालांकि पहले जिस वक्त उसने बताया कि हम मार रहे हैं, लोगों के पैर पकड़ के चूमने लगे हम लोग। जिसके भी पैर पकड़ते थे लात मार के फेंक देते थे हमको। और हम लोग रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज लीव अस, प्लीज लीव अस, प्लीज लीव अस, प्लीज लीव अस। और ये कम से कम 20, 15, 20 मिनट तक ये ड्रामा चला। उसके बाद उनका जो ट्राइब्स का लीडर था वो एकदम सामने आया, हमारे सामने देख के आंख निकाली एकदम गुस्से में और कहने लगा कि अब हम तुमको मार रहे हैं। और उस वक्त जो मैंने कहा ना कि हमने सोचा अब कोई स्कोप नहीं है बच के जाने का। आसमान की तरफ देख के, या अल्लाह तेरे अलावा हमको कोई नहीं बचा सकता। और पता नहीं, जो ट्राइब्स लीडर उनको कह रहा था इस तरीके से एक्शन लगा के कि 5 मिनट में हम तुमको मार रहे हैं, और वो मेरे सामने आया, सामने आके खड़ा हो गया इस तरीके से, यूं छाती पे हाथ रखे, यूं हाथ रखे और यूं हाथ करे। अब हम समझ में ही रहे थे, क्योंकि रो रो के हम लोग एकदम कंफ्यूज हो गए। फिर उसने हमारी मेरी जो साइकिल थी ना उसका फ्रंट व्हील था, उसके ऊपर जोर से लात मारी। लात मार के यूं बताया। हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। हमने वापिस अंदाजा लगाया कि ये कह रहा है कि मैं यहाँ रुका हूँ, इन लोगों को रोकता हूँ, तुम लोग भागो। आपने ये अंदाजा लगा। अंदाजा लगाया। ओके। लेकिन डर ये था कि शायद हमको भगा के, सबके हाथ में जाम्बिया थे, जाम्बिया ने खंजर, खंजर। वो लोग यहाँ पे भरार थे। तो हमने सोचा जैसे हम भागेंगे पीछे से ये लोग हमला। मारेंगे हमको। एक मौका मिला था, गवाना नहीं था। साइकिल हाथ में ली, पागलों की तरह भागना शुरू किया। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे देखते थे, बस यही था। अभी ये लोग मारेंगे, लेकिन उन लोगों ने 1 रुपये का सामान नहीं लिया, ना हमको मारा। वहां से हम बच के निकल गए। 10 मिनट तक हम इतने भागते रहे ने कि नीचे से
धीरे धीरे पूरा मिट्टी वाला रास्ता था, पहाड़ के ऊपर चढ़े हम लोग। वहां चढ़ के श्वास ले रहे थे। पानी की प्यास 2 घंटे पहले लगी थी, पिया नहीं था, अभी भी वही प्यास थी। वहां थोड़ी देर रुके, और पता नहीं उस दिन कैसा था। जैसे रुके हम लोग, वाटर बोतल निकाली, पानी के गिलास में पानी भरा, और अचानक छोटे बच्चे, 10-15 बच्चे आ गए, 5 साल 7 साल की उम्र के। और आके कोई साइकिल का वायर खींच रहा है, कोई ब्रेक दबा रहा है, कोई पेडल घुमा रहा है। तो हमने उन लोगों को इशारा किया कि तुम दूर जाओ। मेरे साथ जो जैन था ने, उसने एकदम चिल्ला के बोला, एक जन को धक्का मारा। तो एक लड़के ने पत्थर उठाया और सीधा मारा, यहाँ पे मुझे आग पे लगा था और यहाँ से खून चालू। मैंने जैन को बोला कि जैन, एक मुसीबत से बच के आए, यहाँ भी मुसीबत में फंसेंगे, यहाँ से भागो। वापिस साइकिल हाथ में ली, पानी नहीं पिया था। 17 किलोमीटर तक पागल की तरह हम भागे। 17 किलोमीटर। और कम से कम 3-4 किलोमीटर तक वो बच्चों ने हमारा पीछा किया था, पीछे से पत्थर मार गए थे। 17 किलोमीटर के बाद अशबत अफारी टाउन आया, एक गांव है आया। जैसे हम गांव में एंटर हुए, जान में जान आई, और एंटर होते ही हमने देखा वो मिलिट्री का कैंप था। सीधे मिलिट्री के कैंप के पास गए, गेट के पास हम गए, हाथ में से साइकिल छूट गई, नीचे गिर गए, मुंह में से फिर निकल रहे थे। जब हमारी आंख खुली तो मिलिट्री वाले हमारे मुंह पे पानी छिड़क रहे थे। हमको पानी पिलाया, फिर कैंप में ले गए। और उसके बाद हमने देखा, जिस वक्त हम कैंप में गए ना, जो 2 मिलिट्री वाले भागे थे ना, अंदर बैठे हुए थे। हम उनको देख के एकदम गर्म हो गए। फिर उनका जो कमांडर था, उन्होंने हमको समझाया कि भाई, यहाँ के लोकल लोग हैं ने, ये अगर पकड़ा दे ने, इनको छोड़ते नहीं। तुम फॉरेनर थे तो वो लोग शायद 50 टका उम्मीद थी छोड़ दे, इसलिए ये लोग अपनी जान बचा के आ गए थे। फिर वहां से हम लोग को कुछ ज्यादा मिलिट्री सपोर्ट मिला और हम लोग आगे बढ़े। राइट सर, आपने फिर कौन सी कंट्रीज का आपने साइक ट्रैवल किया फिर? कीनिया, तंजानिया, युगांडा, इथियोपिया, जिबूती, इजिप्ट। फिर ये वहां से यमन, यमन से यूनाइटेड अरब अमीरात, पूरा अरब मुल्क घूमे। अरब मुल्क घूमने के बाद यूरोप गए, यूरोप कंप्लीट किया। यूरोप से फिर एशिया में आया। एशिया पूरा यूरोप जैसे पहुंचे हम लोग, लंदन पहुंचे, दूसरा साथी इधर था, वहां रह गया। उसके वापस बोले अब आगे नहीं आना मुझे। उसको वहां पे अच्छा लगा और वहीं सेट हो गया, लेकिन उसने अपनी लाइफ बिगाड़ दी वहां पे। यूरोप घूमने के बाद एशिया में आया मैं अकेला, फिर पूरा एशिया घूमा, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया गया, हांगकांग, चाइना, जापान, जापान से अमेरिका, कनाडा, फिर कनाडा से कंप्लीट करके इंडिया आया। सर, बहुत सारी कंट्री ऐसी भी होगी जहां पर आपको बहुत सम्मान मिला होगा, ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस? अच्छे एक्सपीरियंस भी बहुत हुए हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इथोपिया में ये हुआ था मेरे साथ। सबसे अच्छा अनुभव भी इथोपिया में हुआ था। ओके। और जिस वक्त मैंने बोला ना, 7वें दिन जो अटैक हुआ था, हम बच गए थे, फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने हमको एक मिलिट्री कमांडर दिया था। और वो मिलिट्री कमांडर भी हमारे साथ में साइकिल से ही चल रहा था। और वो आने के बाद 1 महीना और कम से कम 7 दिन, शायद इतना मान पान सम्मान मिला है कि ऐसा मान पान कोई देश ने हमको नहीं दिया है। जैसे हम जो भी सिटी में शाम को पहुंचते थे, हमारे टारगेट के हिसाब से हमारे साथ जो दो आपका सर वो डेली टारगेट कितना था कि कितने किलोमीटर तक चलना है? 150 किलोमीटर, डेली एक 150 सौ किलोमीटर पचास चलना किलोमीटर है। ओके। तो वहां पे क्या होता था कि जो 2 मिलिट्री बॉडीगार्ड थे और एक कमांडर था, तो जैसे जो टाउन में पहुंचे तो जो कमांडर था, वो एक मिलिट्री बॉडीगार्ड को लेके सिटी में जाता था। 5 किलोमीटर के पहले हमको रुका दे, आप लोग यहाँ रुको। एक हमारे साथ ये एक को लेके जाता था, और आधे 1 घंटे बाद आके बोला चलो। जैसे हम सिटी में एंटर होते थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चे, गवर्नमेंट ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर और कई जगह पे मेयर, वो लोग हमारा वेलकम करने के लिए हाईवे पे 2 लाइन में खड़े रहते थे। जैसे हम सिटी में एंटर हो, हमारे ऊपर से पीले कलर के फूल फेंके थे, क्लैपिंग कर रहे थे, पीस तोड़ जला के दे रहे। ये सीन देख के कभी कभी हम लोग रो देते थे, यानी खुशी के आंसू निकल जाते थे कि इतना मान पान मिल रहा है।
राइट सर। तो मैंने जब आपकी बुक पढ़ी, उसमें बहुत सारी मतलब ये लिखा है कि अमेरिका है या फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर आपको सिटीजनशिप के ऑफर ऑफर की जाती है। जी हाँ, मुझे हालांकि लंदन में भी चांस था, वहाँ जी। भी मिल रहा था मुझे रहने के लिए। फिर अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिल रहा था, और कनाडा में मुझे सिटीजनशिप मिल रही थी। जिस वक्त मैं कनाडा में था, मैं, हालांकि लंबी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन वहाँ पीएम से मिलने के लिए मैंने हाई कमिश्नर से बात की थी, अपने इंडियन हाई कमिश्नर ने, प्रेम के बुधवार उनसे मुलाकात की। फिर मुलाकात के बाद मैंने बोला, सर मुझे यहाँ पीएम से मिलना है। तो सामने देख के हंसने लगे, मतलब पीएम क्यों, पीएम से मिल के आप क्या करोगे? मैंने कहा, सर हम हर जगह पे मिलते हैं, मैं अभी तक जहाँ भी गया हूँ मैं मिला हूँ, और नहीं यहाँ नहीं मिल पाओगे। ठीक है। उसी दिन शाम को 3 बजे वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर जिम कैरी जियानिस, उनसे मुलाकात, उनका अपॉइंटमेंट दिया था, उनकी मुलाकात के लिए गया। हालांकि उन्होंने 10-15 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन मेरी पेपर कटिंग की फाइल, फोटोग्राफ देख के वो इतना एक्साइट हो गया था मेरी स्टोरी सुन के। 2 घंटे निकाले, 2 घंटे के बाद वो खड़ा हुआ, और जैसे हमारे यहाँ पे साल पहनाते जी। सम्मान के लिए, सम्मान के लिए। उसने कनाडा का जायंट फ्लैग था, जी। वो मैं मुझे पहनाया, और हाथ मिला के वो कहने लगा कि मिस्टर मद्रास वाला, व्हाट यू वांट, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माय साइड, टेल मी, आपको क्या चाहिए मांगो, यू वांट सम मनी? मैंने फौरन कहा, मैंने कहा सर मुझे पैसे नहीं चाहिए। कोई जगह भी मैं पैसे की डिमांड करता ही नहीं था, और सामने मिल रहे थे। तो उसने 2-3 बार फोर्स किया, तो मैंने हंसते हुए कहा, मैंने कहा सर मैं अगर जो मांगू आप दोगे मुझे? बोले मांगो। मैंने कहा पहले प्रॉमिस करो। प्रॉमिस किया। फिर मैंने हंसते हुए कहा, सर आई वांट टू मीट योर पीएम, प्राइम मिनिस्टर, कैन यू अरेंज फॉर मी? उसने इतना ही बताया, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। उसकी ऑफिस से जब मुलाकात के बाद मैं हॉस्टल पहुंचा, ओटावा में था मैं, जैसे भी तो हॉस्टल की सीढ़ी चढ़ रहा था, और अंदर रिसेप्शनिस्ट थी ना, उसने चिल्लाया मुझे बारी में से देख के, मिस्टर मद्रास वाला प्लीज कम फास्ट, यू हैव फोन कॉल फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफिस। जैसे मैं उनका फोन उठाया, उसने मुझे बताया, एमपी ने, कि मिस्टर मद्रास वाला कॉन्ग्रेचुलेशन, वी गॉट द अपॉइंटमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑन मंडे, डे आफ्टर टुमारो, उस दिन शनिवार था, 3 p.m. वी गॉट ओनली 3 minute अपॉइंटमेंट। मैंने कहा सर दैट्स इनफ फॉर मी, आई जस्ट वांट टू मीट हिम, डिलीवर माय पीस मैसेज एंड टेक सम कपल ऑफ फोटोग्राफ, दैट्स ऑल। मैंने फौरन हाई कमिश्नर को फोन किया, सर मेरे को प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया है, आप मेरे साथ चलोगे? हाई कमिश्नर के ने पूछने लगा, आपने कहाँ से दिया, किसने दिया, किस तरीके से, किसके जरिए से? मैंने कहा सर कहीं से भी मैंने लिया, मैंने एक अपने छोटे लेवल पे मैंने हासिल किया है, आप आना चाहते हो? हालांकि वो जेपा गए थे, क्यों पहले हंसे रहे थे, मना कर रहे थे, आप पीएम से मिलके क्या करोगे? फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, हमारी एम्बेसी में से कोई आएगा, फर्स्ट सेक्रेटरी मिस्टर अशोक। जब पीएम को मिलने के लिए मंडे को गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी मेरे साथ में थे, और एमपी, जिस वक्त जो पीएम की ऑफिस में गए, पीएम ने फौरन वेलकम किया मेरा, और हाय मिस्टर मद्रास वाला, वेलकम यू इन कनाडा, सवाल किया। उस सवाल का मैं जवाब दूं, उसके पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था ना, वो जवाब देने लगा। कम से कम 10 मिनट निकाल दी, क्योंकि 2 घंटे उसने 2 दिन पहले 2 घंटे तक मेरी स्टोरी सुनी थी, और इतना एक्साइट था कि जो भी वो पीएम सवाल पूछे ना, मेरे से ज्यादा वो जवाब दे रहे। तो पीएम ने कहा कि लेट मी स्पीक मिस्टर मद्रास वाला, आई वांट टू हियर फ्रॉम हिम। फिर मैं पीएम से बात करने लगा, हंसी खुशी, यानी मजाक भी की, कुछ जोक्स भी मैंने किए। वो पीएम भी इतना इम्प्रेस हो गया था, और उस वक्त मुझे जो अवार्ड जो दिया, और मुझे बताया था कि मिस्टर मद्रास वाला, वी आर हैप्पी टू गिव यू योर कैनेडियन सिटीजनशिप इफ यू वांट। थोड़ी देर के लिए एकदम माइंड शांत हो गया था, बिल्कुल यानी जीरो में चला गया था, लेकिन फौरन मैंने जवाब दिया, no, sir, thanks a lot for your kindness, generosity, and offering me a Canadian citizenship. But
एज ए इंडियन आई हैव ए प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड आई हैव टू बी इंडियन। और मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया, हालांकि पीएम ने बताया था कि वी विल गिव यू रेंट यानी बंगला, पेंशन, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड यू, लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया था। और वहां से मुलाकात के बाद निकल गया था। जब मैं कंटिन्यू करता हूँ कि जिस वक्त मैं इंडिया आया ना, मेरे दिमाग में एक धुन थी कि इतने सालों के बाद मैं इंडिया जा रहा हूँ, दुनिया के हर मुल्क में मुझे अच्छा मान पान सम्मान मिला है पीएम प्रेसिडेंट की तरफ से, इंडिया में तो मुझे कितना मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मॉडलिंग में चांस मिलेगा, नॉट बिकॉज ऑफ माई फेस लेकिन बिकॉज ऑफ माई अचीवमेंट। लेकिन इंडिया आने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि शुरू में मैंने कुछ साल निकाले, इंडिया आने के बाद एकदम खराब, एकदम का कंडीशन मेरी खराब थी। धीरे धीरे अच्छा होता गया और अभी अल्लाह का लाख शुक्र है कि अभी ये सेटल हो गए। सर आपने बहुत सारे, आपने जैसे कहा कि इंडिया आने के बाद आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रही होगी कि मैंने कनाडा में मुझे सिटीजनशिप मिल रही थी, बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स मुझे मिल रही थी, लेकिन मैंने उसे 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 हाँ नहीं किया ऑफर्स को। बस यही जो मैंने बताया ना आपको कि ये मेरे दिमाग में धुन थी कि जब बाहर के मुल्कों ने इतना किया है तो अपने मुल्क में कितना होगा। एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि नहीं, बाहर के मुल्क में इतना मुझे मुझे मान इंडिया में सम्मान तो मिलता इससे है। ज्यादा मिलेगा, राइट। क्योंकि मैं इंडिया के बाहर दूंगा तकरीबन 2000 अखबारों में मेरे इंटरव्यू छपे, सब अखबार की कटिंग है मेरे पास। 2000 अखबार। 2000 अखबार, कम से कम 200 के ऊपर टीवी शो और टॉक शो और रेडियो में मैंने इंटरव्यू दी है वर्ल्ड वाइड, उसकी भी क्लिप है। तो कहने का मतलब कि यही सब धुन था कि यार बाहर इतना मान पान सम्मान मिल रहा है तो अपने देश में तो इससे ज्यादा मिलेगा। लेकिन मुझे एक बात याद आई कि जिस वक्त मैं इंडिया आ रहा था उसके 2 दिन पहले मैं शारजा में था। जिस वक्त मैं कनाडा से मैं निकला हुआ है लंदन, और लंदन सेकेंड टाइम गया था, तो शारजा में था। उस वक्त इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही थी और मैं वहाँ का जो शारजा ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड का जो बुखारी मालिक है, उनके साथ में बैठा हुआ था। मेरे साथ गावस्कर थे, रवि शास्त्री था, जितेंद्र था, फिर मुझसे और कुछ लोग बैठे हुए थे साथ में। तो उस वक्त गावस्कर मेरा इंटरव्यू ले रहा था। ओके। तकरीबन लाइव इंटरव्यू था 57-58 कंट्री में उस वक्त। 57 to 58 कंट्रीज में लाइव इंटरव्यू चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही थी। मैच चल रहा है। और जैसे जैसे ओवर पूरी हो मेरा इंटरव्यू चालू हो जाता था। ओके। और मुझे याद आ रहा है कि जिस तरीके से मैंने ये ड्रेस पहना है उस वक्त भी मैं सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। गावस्कर ने हंसते हुए बोला भी था कि ये आदमी साइकिल की इतनी छोटी सीट पे बैठ के पूरी दुनिया घुमा है, अभी इसको देखो सोफे पे कैसे आराम से बैठा हुआ है। हंसते हंसते वो यानी हंसी मजाक कर रहा था। तो उस वक्त जो रिपोर्टर थे ने उसमें से एक रिपोर्टर ने सवाल किया था कि मिस्टर मद्रास वाला, now you're going back to your country. So how is your feeling? Maybe now you are going to Indian hero. तो उस वक्त पता नहीं क्यों ऐसा जवाब निकला था कि I can't say right now anything because I'm going after so long time my country. Maybe I'm going to Indian hero or maybe zero. और यही हुआ। हालांकि 2 बार इंडिया आने के बाद मेरा नाम पद्मश्री के लिए भी गया, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। एक बार तेंजिंग अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी हो गया था, वो भी नहीं मिला। राइट सर, आपके बारे में सबको नॉलेज थी कि मिस्टर मद्रास वाला ने पूरी दुनिया का सफर किया है हाँ, पीस पीस के लिए। क्योंकि लेकिन अखबारों में टीवी में उस वक्त आता था, लेकिन मेरे कम नसीब ये थे कि जिस वक्त मैं सफर में था और सफर करके इंडिया आया उस वक्त ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना पावरफुल नहीं थी, सोशल मीडिया इतनी नहीं थी। तो जो मुझे हाईलाइट मिलनी चाहिए वो हाईलाइट नहीं मिली। राइट। राइट सर, जिस तरीके से आपने पहले बताया कि बैड एक्सपीरियंस में अपने बहुत सारी बार जेल में भी आपने दिन गुजारे। 3 बार मैं जेल में गया हूँ, एक बार कुवैत में, एक बार दुबई में, एक बार लंदन में। लेकिन हाँ, जब भी मैं जेल में गया हूँ, हालांकि कोई कैदी को पकड़ के ले जाते हैं ना तो घबराया हुआ होता है, डरा हुआ, उसके अंदर एक जो घबराहट होती है। लेकिन जिस वक्त मुझे 3 बार जब ले गए ना
मैं इतना खुश होता था। और सर कौन से किस गुना में ले जाते थे? खुश होने का रीजन एक ही था कि मैंने कोई गुनाह किया नहीं, ओके। मुझे क्यों पकड़ के ले जाते। और मुझे इतना पता था कि मुझे ये लोग 5-10 मिनट में या आधे घंटे में छोड़ छोड़ देंगे। देंगे। जैसे छोड़ेंगे करके सब अखबार में आ जाएगा, ओके। इंडियन पीस साइकिलिस्ट इन जेल, मिस्टेकली इन जेल। और ऐसा ही होता था। पहली बार कुवैत में मेरा, फिर दुबई में तो अलग ड्रामेटिक हुआ था कुछ। फिर लंदन में भी, लंदन में शायद मैं एक आध घंटे रह के रहा था जेल में। 1 घंटे बाद मुझे छोड़ दिया था, उन्होंने सब कुछ देखा कि इसका इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया और लीगल है, फिर छोड़ दिया था। राइट सर। और सर आपके कुछ बैड एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए। बेड एक्सपीरियंस में तो ये जो मैंने अफ्रीका का बताया, अभी अफ्रीका हुआ था, ये इथियोपिया में हुआ था। फिर एक बार वहाँ तंजानिया में हुआ था, लायन का सामना हुआ था। शाम का शायद 6-6:30 बजे के करीब करीब का टाइम था। मैं और मेरे साथ दूसरों का अफ्रीका में जैन मेरे साथ में था। हम लोग हाईवे से पसार हो रहे थे। हम लोगों ने जो टारगेट सेट किया था 150 किलोमीटर का, हालांकि 200 किलोमीटर हो गए थे। हमको जहाँ पहुंचना था वो गाँव नहीं आ रहा था। तो हम इतने थक गए थे, पहाड़ चढ़ रहे थे। कम से कम 25-26 किलोमीटर हम पहाड़ चढ़ चुके थे ओके। ऑलरेडी। अंधेरा होने आया था, थक गए थे। हमको पता भी नहीं था कि हमको कोई जगह मिलेगी या नहीं। और मैं और जिन बातों करते हुए जा रहे थे, और अचानक हमने देखा जंगल में झाड़ियों में से एक लायन निकल के रोड पे आया। हालांकि वो शायद 100 या 200 मीटर दूर होगा हमारे से। जैसे हमने लायन को देखा, जो रोड पे हम जा रहे थे वही रोड पे वो सामने से निकला था। जैसे लायन को हमने देखा, दोनों की हालत खराब खराब, यानी रीत सर हमारे हाथ पे दुर्दने लगे। जायन था वो। मैंने जैन को कहा, जैन आज तो हमारा खेल खत्म, अभी दूसरा ही देश था वो, शुरुआत थी हमारी। कितनी देर तक जैसे स्टेच्यू होते ना, स्टेच्यू की तरह हम लोग खड़े रह गए। साइकिल पे एक पैर नीचे, एक साइकिल पे था, देख रहे थे, डर गए थे। वो एक धारा हमारी सामने देख रहा था। अचानक मैंने जैन ने मुझे कहा, मैंने उसको कहा, जैन क्या करे। दिमाग में एक ही बात आई, एक काम करते हैं, नीचे हम लोग साइकिल से उतर जाते हैं, जमीन पे बैठ जाते हैं या सो जाते हैं, और हमारी साइकिल है ना, साइकिल हमारे ऊपर हम पकड़ को लेते हैं। पकड़ लेते हैं। हमने वही किया, हम दोनों जन जमीन पे सो गए। साइकिल ली, मेरी साइकिल, जैन की साइकिल, हम बीच में यहाँ सोए हुए थे। एक के ऊपर एक ले ली, अंदर से पाइप पकड़ के अ, सो सोए हुए थे। साइकिल के पे कुछ ब्रेक लगी हुई थी, हेवी थी। जी। थोड़ी देर बाद वो लायन हमारे पास आया। आके उसने अपने पंजे से साइकिल का व्हील पकड़ पकड़ के खींचने लगा। और उस वक्त यहाँ पे कुछ मेरे निशान भी है, यहाँ पे मुझे लगा भी था, स्क्रैच पड़ा हुआ था। और उस वक्त हमने बस ये है कि अब शायद ही हम बच पाएंगे। उसने बहुत, वो कोशिश कर रहा था, हम कोशिश कर रहे थे बचने की। कितनी देर तक उसने कोशिश की, फिर पता नहीं क्यों वो मुड़ा, धीरे धीरे थोड़ा दूर गया, झाड़ी में चला गया। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी खड़ा होने की। खड़ा होने। हम लोग ये सोच रहे थे शायद ये शिकार के लिए कोई प्लानिंग कर रहा प्लानिंग है, कर रहा जैसे हम लोग खड़े होंगे अचानक आके हमारे ऊपर अटैक करेगा। है। लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। कि जैसे हम लोग जो खड़े हुए हम लोग, और हम दोनों साइकिल लेके जैसे आगे बढ़े, हमारा नसीब अच्छे थे, 500 मीटर बाकी था। जी। 500 मीटर यानी 500 मीटर हम गए, मैं उसके बाद पूरी ढलान आई। तो हम लोग जान में जान आई, एकदम स्पीड में हम लोग 114 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से हम लोग नीचे साइकिल से उतरे, साइकिल से। सर 14 किलोमीटर। कंप्यूटर यानी किलो माइलस्टोन लगा हुआ था साइकिल में, वो दिखा रहा था। जैसे हम लोग नीचे टाउन में पहुंचे, अंधेरा एकदम हो चुका था। तो वहां पे एक आदमी हमको मिला, मोटी बड़ी उम्र का था। उसको हमने पूछा कि हमको यहाँ रुकना है, कोई जगह मिलेगी। तो बोले, नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आपको आगे जाना पड़ेगा। हमने कहा ये टाइम पे हम नहीं जा सकते आगे।
उसको हमने रिक्वेस्ट की कि हमको रहने के लिए कोई जगह दो। उसने अपने घर में हमको ठहरा है, लेकिन उसने एक सवाल पूछा था कि तुम यहाँ आए तो रास्ते में कोई तकलीफ आई थी कुछ। हमने कहा हाँ, लायन का सामना हुआ था। तो उसने हंसते 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 कहा कि माय फ्रेंड, द लायन वाज नॉट हंग्री, अदरवाइज यू विल बी नॉट हियर। ओके सर, तो बहुत सारी कंट्रीज में वीजा के लिए भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत लंबी लंबी प्रोसेस होती है। जी तो हाँ। आपको फिर क्या प्रोसेस के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उसके लिए? वीजा के लिए जिस वक्त मैं निकला था इंडिया से, जो मुझे मालूम है कि कोई भी कंट्री में जाओ, जी। इंडियन पासपोर्ट देखते थे, वीजा देने से मना करते थे। ओके। उनका उसका रीजन भी था, मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो इसलिए वो लोग कहते रहे तुम यहाँ आओगे या घूमोगे कैसे, यहाँ रुक जाओगे। तो कई कंट्री में मुझे वीजा के लिए प्रॉब्लम आए हैं शुरू में, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, फिर मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि जो भी मेरी पेपर कटिंग की फाइल और ये कुछ डिग्निटीज के फोटो जहाँ भी वीजा लेने जाओ उनको दिखा रहा था, तो देख के मुझे वीजा मिल जाती थी। लेकिन अमेरिकन वीजा जो मैंने दी बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ था। जब मैं हांगकांग में था, मैंने वहाँ प्लान किया, वहाँ कुछ दिन रुकने का था, कि मैं अमेरिका की वीजा, जापान की वीजा और कुछ 3-4 कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया की वीजा सब यहाँ से ले लूँ। तो मैं अमेरिकन वीजा के लिए मैंने सोचा, मैं वहाँ अपने कुछ लोग थे हमारे समाज की भी है, उनसे भी बात की, तो बोले यहाँ आपको वीजा नहीं मिलेगी। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है एम्बेसी के बाहर, अमेरिकन, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी एंड फिलिपिनो, दे शुड अप्लाई फ्रॉम देयर ओन कंट्री, ओके। यहाँ से नहीं यहाँ देंगे। से नहीं अलग। फिर भी मैं दूसरे दिन गया, वहाँ गया, मैंने बहुत पढ़ा, देखा। हालांकि गया था सिर्फ देखने के लिए। अंदर एम्बेसी में गया, रिसेप्शन काउंटर पे जाके मैं कहा मैडम, आई एम ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड ऑन अ बाइसिकल लास्ट सो मेनी ईयर, एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू गो टू योर कंट्री इन अमेरिका, कैन आई अप्लाई माय वीजा हियर? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। उसने वीजा फॉर्म दिया। हम्म, मैंने फॉर्म दिया, फॉर्म फिलअप किया, वहाँ जमा करा, मुझे बताया कि प्लीज जस्ट गो एंड वेट, वंस योर टर्न विल कम विल कॉल यू। कम से कम 15-20 लाइन सर काउंटर पे, सैकड़ों लोग बैठे हुए थे, सब अलग अलग नेशनलिटी के। थोड़ी देर बाद मेरा नंबर आया, मिस्टर मद्रास वाला प्लीज कम अप सो एंड सो काउंटर। वहाँ पे मैं गया, वहाँ कोई लीडर, सॉरी, लेडीज वीजा ऑफिसर थी। उसने मुझे 5 मिनट मेरा इंटरव्यू लिया। फिर उसको कुछ संतोष नहीं हुआ, तो मुझे कहने लगी कि आप जाओ और वेट करो, अभी कोई और आपको बुलाएंगे। हम्म, चला गया, वापिस बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक ऑफिसर वहाँ ऊपर से सीढ़ी से नीचे उतर के आ रहा था, और नीचे जो वीजा का जो काउंटर था वहाँ पे, उसके हाथ में मैंने अपनी पासपोर्ट देखी। मेरी पासपोर्ट इतनी बड़ी है, तो मैं समझ गया कि शायद ये मेरा इंटरव्यू में गया। थोड़ी देर बाद में वहाँ उसने सीधा बूम पाड़ी, मिस्टर मद्रास वाला प्लीज कम टू काउंटर। काउंटर पे गया, हाय मिस्टर मद्रास वाला, हाउ आर यू? मैंने कहा थैंक यू सर, हाउ आर यू? उसने भी जवाब दिया, आई एम फाइन। फिर हो ओके, यू आर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड? मैंने कहा यस। 2-3 सवाल पूछे, फिर मुझे पूछने पूछने लगा कि हुज योर स्पॉन्सर? तो मैंने हंसते 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 बताया कि माय स्पॉन्सर इज अल्लाह, गॉड। ओ कम ऑन, डोंट जोक, टेल मी। मैंने कहा यस। यू डोंट हैव मनी? मैंने कहा नो, आई हैव ओनली सम मनी, सम फ्यू $100 इन माय पॉकेट। ओके, साइकिल के सवाल पूछे, फिर वापस फैमिली बैकग्राउंड पे आ गए। वो पूछा वापिस, फिर साइकिल गया, यानी एक दो सवाल साइकिल के, कहाँ कहाँ गया, क्या तकलीफ पड़ी, वो पूछ रहा था। फिर वापिस फैमिली बैकग्राउंड पे आ जाता था। माय फ्रेंड, सो इन योर कंट्री व्हाट्स योर फादर इज डूइंग एंड हाउ मच इज सैलरी? मैंने कहा सर, माय फादर सैलरी इज $50 ए मंथ। तो हंसते हुए पूछा मंथ और डे? मैंने कहा नो सर, मंथ।
फिर बोले हाउ मेनी यू ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने कहा सर वी आर 4 brothers and 3 sisters. So what's your big brother doing? मैंने कहा sir he's doing also job. His salary also $50 a month. And my other brother and sister they are studying. So बोले my friend in $100 9 people how you survive whole month? मैंने कहा sir in India we survive easily. कितना होता था सर उस $100. वक्त $50 यानी $50 यानी इंडिया का कितना होता था उस वक्त उस वक्त $50 का होता था 2000 के करीब, 2000 यानी $100 के कम से कम 4000, 4000 चार या शायद 4000 होते थे। और उस वक्त की बात ये 91 उस वक्त इतना महंगाई में ही थी। मैंने कहा सर इन इंडिया में आराम से हम सर्वाइव कर सकते हैं। वापिस साइकिल के सवाल पे आ गया। फिर मुझे कहने लगा कि माय फ्रेंड योर फैमिली बैकग्राउंड इज नॉट सो गुड। तो मैंने हंसते हुए कहा कि सर माय फैमिली इज पुअरेस्ट फैमिली इन इंडिया। आई एम द ओनली पर्सन हु इज ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो हंसते हुए कहने लगा कि माय फ्रेंड वंस आई गिव यू वीजा यू आर नॉट गोइंग बैक टू योर कंट्री, यू विल सेटल डाउन इन अमेरिका। बहुत से इंडियन आते अमेरिका आने के बाद कोई वापस नहीं जाता है, तुम भी नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। फिर मैं समझ गया कि अब ये रिफ्यूज कर रहा है। मुझे रिफ्यूज का स्टैंप नहीं चाहिए था मेरी पासपोर्ट में, अभी तक एक भी नहीं आया था उस वक्त तक। तो मैंने सोचा कि अब ये मुझे रिफ्यूज करेगा, तो मैंने एकदम कॉन्फिडेंट के साथ कहा कि सर प्लीज गिव मी माई पासपोर्ट बैक। बोले व्हाई? सर आई डोंट वांट रिफ्यूज स्टैम्प इन माई पासपोर्ट, I just want my passport back. What the hell you are talking? If you don't want the visa, then why you came here in my embassy? Nega sir, when I came here to get the visa, and that time I don't know that you are going to ask me only my family background. That's none of business with my family and my journey. If you want, you can issue my visa. If you don't want, just give me my passport back. वो एकदम गर्म हो गया। तो मैंने देखा कि शायद अब और उसके ऊपर कुछ ये करूं, तो मैंने 3 सवाल छोड़े। मैंने कहा सर इफ यू आर गोइंग टू इश्यू माय वीजा आई हैव ए 1 बेनिफिट, इफ यू रिफ्यूज मी आई हैव ए 3 बेनिफिट। बोले माय फ्रेंड 2 महीने उसको एकदम बोले गर्म होके व्हाट द हेल कर रहा था। बोले ये क्या कह रहे हो? बोले अगर मैं वीजा देता हूँ एक फायदा ना तो ज्यादा फायदे, एक्सप्लेन मी। मैंने कहा सर इफ यू आर वो बोले पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं वीजा नहीं देता हूँ तुम्हारे क्या फायदे, ज्यादा फायदे क्या होंगे? मैंने कहा सर इफ यू आर गोइंग टू रिफ्यूज मी आई हैव ए 3 बेनिफिट। द नंबर 1 आई विल सेव माय मनी व्हाट एवर आई हैव राइट नाउ इन माय पॉकेट। नंबर 2 आई विल सेव माय टाइम। And number 3, without going to your country in America, I will get a very good publicity all around the world. That I all over the world, all the embassy, all the countries issue my visa except you. America is talking very big thing about the peace, and I am traveling for peace. And America only refused me, so your name is going to be spoiled. I will get a very good publicity in tomorrow, all the newspaper and electronic media. Tomorrow morning, I have a press conference in my embassy. If you want, you can just call and confirm. In my press conference, any reporter are going to ask me about your country. Have you been America or not, or are you planning to go to America or not? So I'm going to tell them right away that I tried to get the American visa, but they refused me. Okay. So your name is going spoiled. ओ मेरे सामने देख के बार बार मैं यही कह रहा था योर नेम इज गोइंग टू बी स्पॉइल्ड। तो बोले ओके माय फ्रेंड टेल मी इफ आई गिव यू वीजा व्हाट द हेल वन बेनिफिट यू हैव। मैंने कहा सर इफ यू आर गोइंग टू इश्यू माय वीजा आई विल फुलफिल माय ड्रीम, बट आई हैव ए बिग ड्रीम to travel to America because you are doing very good thing all over the world for peace.
So I want to distribute my peace message there, each and every school, college, university, campus, and I want to meet your president. Okay, my friend, come here. नजदीक गया, मेरे यहाँ कंधे पे शायद राइट साइड में हाथ मारा। माय फ्रेंड, खुदा हाफिज। मैं चौंका, एकदम ये भाषा में बोलने लगा। कम टुमारो मॉर्निंग 11 o'clock। मैंने कहा, सर आर यू गोइंग टू इश्यू माय वीजा और आर यू गोइंग टू रिफ्यूज मी टुमारो? नो मोर क्वेश्चन, कम टुमारो मॉर्निंग 11 o'clock। निकल गया। शाम को कुछ जो हमारे समाज के थे, पूरा समाज सब जो अपने इंडियन से मिला, मैंने उनसे बात की कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। बोले तू पागल है, तुझे कोई हिसाब से वीजा नहीं देंगे ये लोग, और जिस तरीके से तूने उनके साथ जो सवाल के जवाब दिए ना, कोई उम्मीद नहीं है वीजा मिलेगी। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पासपोर्ट तो नहीं दी, कल बुलाया है, तो जाना, रिफ्यूज का सिस्टम लगेगा। सुबह में 11 बजे में वहाँ पहुंचे एम्बेसी में। जो वीजा काउंसिलर जनरल था उनसे मैंने मुलाकात की। जैसे मैंने मुलाकात ली, वो मेरे पास आया, आके मेरे हाथ में फौरन पासपोर्ट दे दी। जैसे मेरे हाथ में पासपोर्ट दी, मैं समझ गया। पासपोर्ट दे के मुझे इतना बताया, ओके गुड बाय नाउ। ये वहाँ का यानी एक जो कहते हैं ना, ऐसी लैंग्वेज की है जो भी है, ओके गुड बाय नाउ। तो मैं समझ गया कि ये जो लहजे में बोला है कि ओके गुड बाय नाउ, ये मुझे इसने रिफ्यूज किया है। इसलिए और जैसे मुड़ा, मैंने कहा सर प्लीज 1 minute। बोला यस व्हाट? मैंने कहा सर yesterday you waste your 1 hour time, you waste my 1 hour time, and then also you refuse me. Why you did not give me my passport back yesterday? My friend, open your passport, check, and then argue with me. मैंने पासपोर्ट खोल के देखी, अंदर वीजा लगी हुई थी। मैंने फौरन उसकी माफी मांगी। उन्होंने कहा सर आई एम वेरी सॉरी, I thought you refused me because you did not ask my visa fees. Or then, I know your fees is $110, but I like your way of talking. Now I'm confident you are not going to stay in my country. So welcome to America. यानी स्ट्रगल करके मैंने वीजा ली थी। ऐसी कई जगह पे ऐसे 3-4 हादसे हुए थे वीजा लेने में, लेकिन मिल गई, मिल गया। हर जगह मिल जाती थी। राइट सर, जो आपका मेन पर्पस था यहाँ इंडिया से ट्रैवल करने का, पीस के लिए, तो आप जिस जिस कंट्री में जाते थे वहां पर किस तरीके से काम करते थे पीस के लिए? हाँ, ज्यादा जो मैंने कहा ना, अफ्रीकन कंट्री है, अरब कंट्री है, यूरोप, और जो जो ऐसी कंट्री थी जहाँ मैं गया, वहाँ पे वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। कुछ ऐसी कंट्री में जैसे इंडोनेशिया साइड गया, वहाँ की लैंग्वेज में नहीं बोल पाता था। तो वहाँ जाके जो मेरा पीस मैसेज था, मैंने पेम्पलेट बनाया था, उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा के प्रिंट करवाता था। और वो प्रिंट करवा के जिस वक्त मैं साइकिलिंग कर, उस वक्त ऑन द वे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता था। और वहाँ टीवी है, न्यूज़पेपर, रेडियो, उसके जरिए से जो अपना पैगाम, एक पीस मैसेज था, मैं डिलीवर करता था। वहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाता था, वहाँ बच्चों को मिलता था। और मैंने एक अपना जो हॉस्टल में भी, जो जहाँ भी मैं रहता था, तो एक जो कहते हैं ना कि तुम इस तरीके से जहाँ भी जाओ रहो, तुम कुछ बोलो या ना बोलो, लेकिन तुम्हारे वो कौन सा अच्छा लफ्ज है, तुम्हारे एक ये लहजा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला देख के ही समझ जाए कि ये मुस्लिम है और ये पीसफुल आदमी है। यानी कहने का मतलब तो ये इस तरीके से भी मैं अपना जो पीस मैसेज है, जहाँ भी जाता था लोगों के साथ मिल के रहता था, अच्छा बर्ताव, लोगों को साथ सकार मेरे से हो सके सपोर्ट करता था। यानी अलग अलग वे में से मैं जो अपना मैसेज है लोगों में देता था। राइट सर, आपने बहुत सारा एक्सपेक्टेशन आपने क्रिएट किया होगा कि इंडिया जाके मुझे ये मिलेगा, इंडिया जाके शायद मेरे साथ इतना ये होगा, लेकिन जब आप इंडिया आए तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा इंडिया का? है इंडिया में, जिस वक्त में इंडिया आया, हालांकि उम्मीदें बहुत थी कि मुझे इंडिया में आऊंगा, मुझे इंडिया का बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जिस वक्त हांगकांग में था, मेरे पास वो इंटरव्यू की शायद वो मैगजीन भी है, उसमें लिखा था कि तुमको भारत रत्न मिलेगा।
जो जिस तरीके से तुमने काम किया है, बिना नॉलेज, बिना गाइडेंस, बिना पैसे, अपना पैसा। और एक अच्छा पीस मैसेज दुनिया में दिया है, तो तुमको ये मिलना चाहिए। तो मैंने ये सोचा था कि कम से कम कोई तो अच्छा बड़ा मुझे अवार्ड मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट मुझे रहने के लिए कोई ऐसी जगह देगी। लेकिन इंडिया आने के बाद मैंने देखा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि तेंजिंग अवार्ड के लिए मेरा नाम नॉमिनेट हुआ, पद्मश्री के लिए 2 बार हुआ, लेकिन आज तक नहीं मिला है। इंडिया आने के बाद मैंने ऐसी स्ट्रगल की है। शुरुआत के कुछ साल मैंने निकाले हैं। आने के बाद मैंने 1 साल के बाद मैंने मैरिज की है। जिस वक्त मैं निकला था वर्ल्ड टूर में, उस वक्त मैंने यहाँ एंगेजमेंट करके निकला था। ये भी मेरा एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लॉन्गेस्ट एंगेजमेंट इन द वर्ल्ड। यानी तो यहाँ आने के बाद शादी के बाद जो ट्विंस मेरे बच्चे हैं, तो छोटे थे, मेरे पास ऐसा कोई काम काज नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं था कि मैं ऐसा कोई बिजनेस करूं। सुबह में उठ के चाय की पत्ती, सूखी चाय की पत्ती, चाय की कितलियों पे बेचता था। साबुन है, पाउडर है, शैम्पू है, घर घर जाके बेचता था। अत्तर बेचता था। यानी बहुत तकलीफ में दिन निकाले। एक दिन वहाँ कोरिया से एक डॉक्टर आया था, कोरिया का, और जो सुजोग थेरापी है, यानी सिर्फ हाथ का पंजा नस पकड़ के पूरी बॉडी का इलाज करना। उसका जो पहला जो सेशन था वो अटेंड करना था, उसकी फीस थी 25,000, 25 या 30 हजार रुपये थी। हालांकि वो भरने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन कहीं से भी लाया, मैंने वो पैसे भरे। मैंने वो ट्रेनिंग ली, सीखा, एग्जाम दी, पास हुआ। फिर मैं कई बार उसके क्लासेस मैंने अटेंड किए, लेकिन उसके बाद मैंने प्रैक्टिस चालू की। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज अच्छी, यानी मेरा लड़का है वो भी अच्छा सेट है, मुर्तजा। और मेरा भी यानी हाथ अच्छा बैठ गया है, ट्रीटमेंट लेने जाता हूँ वहां से, यानी लोगों को भी फायदा होता है, मुझे भी फायदा होता है। यानी ओवरऑल कह सकता हूँ कि अल्लाह का लाख शुक्र है अभी। राइट सर, अभी भी हम देखते हैं कि पीस के लिए बहुत ज़्यादा पीस नहीं है, पूरी दुनिया में अगर देखना चाहे तो उसके लिए आप क्या छोटा सा मैसेज नहीं, देना चाहेंगे? पीस के लिए देखो, ये मैंने देखा है कि पीस तो आज की तारीख में दुनिया में कोई जगह नहीं। कोई जगह। हमारे यहाँ देख लो या इंडिया के बाहर देख लो, अभी रिसेंटली देखो, तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6 कंट्री में अलग अलग एक दूसरे के साथ चालू है धमाल। और मैंने ये देखा है कि कोई भी जो ये फाइटिंग चलती है, फाइटिंग का एंड, जो फाइटिंग यानी लड़ाई से तो आता ही नहीं है, ब्लड शेड होता है, एक दूसरे की जान जाती है, नुकसान ही होता है। अब मेरे ख्याल से अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, लोगों को अगर सही मायने में पीस चाहिए, तो एक दूसरे को इकट्ठा एक टेबल पे बैठना चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, एक दूसरे को लेट गो करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। बोले नहीं मैं कहता हूँ यही होगा, वो बोले मैं कहता हूँ ये होगा, ये संभव नहीं है। तभी जाके बातचीत से ये पीस आएगा। वरना तो आज की तारीख में जो हालात बने हुए वो देखते हुए शायद और भी बढ़ जाएगा। राइट। और शांति के लिए बस हम लोगों को एक दूसरे से बातचीत करके ही हम शांति ला सकते हैं। एक दूसरे को ये मेरा अंडरस्टैंड। ख्याल है। राइट, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे तभी ये शांति आ शांति आ सकती है। सकती है। राइट सर। और लेकिन जो ईगो इतना बढ़ गया है ना हर लोगों के अंदर, कि नहीं हम जो कहते हैं बस वही 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 होना होगा, चाहिए। वही तुमको मानना पड़ेगा। बस ये नतीजा ही है, और इसीलिए ये बढ़ गया है। राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त दिया उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।